दोस्तों बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। आप सभी से जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देखा कि रीजनल पार्टीज का जितना क्षय होना है, जितना नुकसान होना है, उतना ही कांग्रेस को फायदा होना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका एक प्रमुख कारण है कि जैसे जैसे अगर जैसे आज एनसीपी के साथ हुआ, ऐसे ही अगर अन्य दलों के साथ होता है तो महागठबंधन में यह उनकी पोजीशन, क्षेत्रीय दलों की पोजीशन को कम करता चला जाएगा और इसका फायदा मिलना है कांग्रेस को, जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और एक उसका इतिहास बताने की जरूरत नहीं है कितनी प्रमुख पार्टी है। और एक तरह से यह पार्टी का सच में रिवाइवल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तब डेफिनेटली, जैसे आज पवार साहब के साथ हुआ, आज उनकी एनसीपी, अब ये भी नहीं कह सकते कि एनसीपी उनके पास होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अब यह एक कानूनी लड़ाई में तब्दील होगी। किसके पास एनसीपी का चुनाव चिन्ह रहेगा, कौन एनसीपी के बैनर को होल्ड करेगा, या जैसे कि पूर्व में शिवसेना के साथ हुआ, जब एक नाथ शिंदे जी अपने विधायकों को लेकर, समर्थक विधायकों को लेकर अपनी एक अलग शिवसेना गठित कर ली और साथ में वे शिवसेना का नाम और उसका निशान, दोनों ही चुनाव सिंबल दोनों ही ले उड़े। तो स्थिति कमोबेश वही है जो एक नाथ शिंदे जी के पक्ष में गई, वैसी ही स्थिति में आज अजीत दादा पवार हैं, क्योंकि 53 में से 43, मोर देन 3/4 ऑलमोस्ट विधायकों का समर्थन अजीत दादा पवार के साथ है। तो ऐसी स्थिति में यह उनका पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है कि पार्टी के सर्वे सर्वा अब वे ही हैं, पार्टी पर अब उनका ही एकाधिकार है, ऐसे अध्यक्ष, ऐसे हेड। और दोस्तों, जो टाइटल आपने पढ़ा कि क्षेत्रीय दलों का बंटाधार और कांग्रेस का उद्धार, तो कारण यही है। सबसे बड़ी बात आती है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अगर मान लेते हैं कि ऐसी ही कुछ एक और घटना अगर अन्य दलों के साथ हो जाए, जहां उनमें उनका कोई भी एक धड़ा टूट कर या पार्शली या जैसे भी बीजेपी के साथ चला जाता है या बाहरी समर्थन दे देता है, तो महागठबंधन के लिए तो बहुत ही बुरी खबर हो जाएगी और महागठबंधन के अस्तित्व पर, उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगता चला जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उनमें सिर्फ दो ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां आपको मिलती हैं। एक है कांग्रेस, दूसरी है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी तो ऑलमोस्ट, मैं तो ऐसा मानता हूं कि महागठबंधन से अलग हो चुकी है, क्योंकि जैसे आज अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस को, दोनों को ही एक ही पोडियम पर रख रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है जी। अब अगर मैं उनकी आपको एक छोटी सी, हालांकि चलिए उसकी आगे भी चर्चा करते हैं, तो उन्होंने, उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पोडियम पर हैं। तो जब एक ही पोडियम पर हैं तो फिर स्वाभाविक है कि वे कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करने से तो बाजी आएंगे। और जो दूसरे घटक दल हैं, उनमें से किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि इतनी सीटें ले आए कि वे फिर फर्दर कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार की निगोशिएशन कर सकें। इसका सबसे ज्यादा फायदा आज के घटनाक्रम का, ठीक है एनसीपी टूटी और जो भी हुआ आप सबके सामने की बात है, मगर कांग्रेस की पोजीशन महागठबंधन में मजबूत हो गई, क्योंकि उस महागठबंधन में एकमात्र शरद पवार ऐसे थे कि जो
कांग्रेस के साथ आंख में आंख मिलाकर नेगोशिएट कर सकते थे। बाकी दलों की स्थिति, आप किसी भी दल के जो हेड हैं वहां उस पार्टी उस मीटिंग में भाग लिए थे, आप उनको देखें तो किसी की भी इतनी ऐसी पोजीशन नहीं है कि वे कांग्रेस से, जिस प्रकार से कर्नाटक विजय के बाद पार्टी अपने फॉर्म में है फिलहाल जैसे दिख रहा है। आज तेलंगाना में राहुल गांधी थे और उन्होंने जो भाषण किया, जिस प्रकार की भीड़ आई, अगर वो वोटों में कन्वर्ट हो जाती है तो यह सच में फिर आप मान कर चलिए कि कांग्रेस का रिवाइवल है। और जो बाकी के घटक दल रहेंगे वे कांग्रेस के महज सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। वे कांग्रेस के फिर रहमो करम पर उनकी स्थिति रहेगी, यह बात आप बिल्कुल श्योर होकर चलिए। अब जैसे मैं बात करूं कि राहुल गांधी जी जो आज तेलंगाना में थे, उन्होंने बीआरएस को, आज उन्होंने केसीआर जी को बहुत कह लीजिए कि बड़ा आक्रामक हमला बोला। केसीआर जी पहले ही जब कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट आए थे तो वे बैकफुट पर चले गए थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं कांग्रेस से होनी है। और आज यह जो जनसभा राहुल गांधी ने संबोधित की, तो कम से कम जो भीड़ वहां इकट्ठा हुई उसको देखते हुए कोई भी यही कहेगा कि यस, द फाइट विल बी बिटवीन एज ऑफ नाउ बीआरएस एंड कांग्रेस। भाजपा को आप खारिज नहीं कर सकते कि भाजपा बिल्कुल से पिक्चर से बाहर हो गई, नहीं। बट अगर कांग्रेस इस लड़ाई में शामिल हो जाती है तो यह एक त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, क्योंकि भाजपा ने भी अपनी तरफ से जो तैयारी कर रखी है, आप उसको किसी भी तरीके से अगर नजरअंदाज करते हैं तो यह उस दल के लिए भारी पड़ेगा। अब जैसे अगर एक तरह से, मगर आप ये जरूर कह लें कि कांग्रेस ने सीधी लड़ाई ले ली केसीआर जी से। उन्होंने बीआरएस को, भारतीय राष्ट्र समिति को, भाजपा रिश्तेदार समिति से भी संबोधित किया। और उसके अलावा यह भी कहने से राहुल गांधी नहीं चूके कि केसीआर जी खुद को तेलंगाना का राजा समझते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से या एक ऐसे पार्टी के प्रमुख नेता से ऐसा सुनना, जिसकी पार्टी ने खुद पूरे देश को ही अपनी जागीर जैसे चलाया हो, उनको ऐसा आरोप लगाने से पहले शायद है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए था। परंतु अब जैसा कि कहा भी जाता है कि मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर वापस तो हो नहीं सकते। ऐसे ही राहुल गांधी जी ने मोदी जी को भी राजा घोषित कर रखा है, तो उसके उलट भाई जब उनको युवराज बुलाया जाता है तो फिर कोई गलत बात तो नहीं होती है। खैर साहब, और दूसरे उसमें उन्होंने यह भी कहने में संकोच नहीं किया, गुरेज नहीं किया कि केसीआर जी का रिमोट कंट्रोल पीएम जी के हाथ में है, आदरणीय मोदी जी के हाथ में है। कैसे है अब यह तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना मुखरता से केसीआर जी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते आए हैं, कई बार तो मतलब उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया। जब कभी प्रधानमंत्री जी तेलंगाना के दौरे पर होते थे, एज ए प्रोटोकॉल सीएम का उनकी अगवानी में जाना या उनके कार्यक्रम में हिस्सा लेना एक प्रोटोकॉल के तहत आता है। परंतु केसीआर जी ने बीजेपी से दूरी बनाए रखने के लिए उस प्रोटोकॉल को भी कई मर्तबा तोड़ा है, नहीं गए हैं वो। तो आज उन्होंने, राहुल गांधी जी ने यह कहकर कि वे प्रधानमंत्री जी के इशारे पर काम करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप कि केसीआर जी से डायरेक्ट लड़ाई ले ली है। अब इसको देखना आगे दिलचस्प रहेगा कि कैसे क्या जब नतीजे आते हैं तो केसीआर जी से पंगा लेना कांग्रेस को कितना भारी पड़ता है। अच्छा साहब, एक चीज और भी है कि एनसीपी में जो आज हुआ उसका
एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो बाकी के घटक दल हैं, क्योंकि वे अधिकांशतः सभी के सभी क्षेत्रीय दल हैं, तो उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक है, जिसका एक मैं झलक दिखाऊं कि वह डर कैसे बैठ चुका है अब बाकी दलों में, कि शिवसेना उद्धव गुट ने मंगलवार के दिन अपने जो बाकी उनके विधायक हैं उनके साथ एक मीटिंग फिक्स कर डाली। मतलब आज रविवार है, तो परसों उनकी एक जो उनके बाकी बचे विधायक हैं उनके साथ वे मीटिंग करने जा रहे हैं। एक तरह से वह ये एश्योर कर लेना चाहते हैं कि हाँ जी, जो ये हैं ये हमारे साथ हैं। और दूसरी ओर अभी जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं उस समय तक सुप्रिया सुले जी, जो कि एनसीपी की नेता होती हैं, प्रेसिडेंट होती हैं, उन्होंने उनकी भी मीटिंग अपने जो 10-12 विधायक बचे होंगे उनके साथ मीटिंग चल रही है। और एक जगह तो मतलब पवार साहब ने भी उसको हंसी में कह लें या आप जैसे भी ले लें, उन्होंने भी कहा कि पहले मैं तो देख लूं कि बचे कितने हैं। मतलब उनके कितने समर्थक पार्टी में बचे हैं, तो वह भी अभी उनको देखना गिनना बाकी है। ठीक साहब, अब हम लोग साहब थोड़ा सा बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की, कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक बड़ा वैसा आरोप लगाया नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री जी पर, कि बेईमानी करें प्रधानमंत्री जी और जेल जाए मनीष सिसोदिया। उन्होंने बताया कि भाई 11 लाख करोड़ का ऋण उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रों को, अब आप जानते हैं किनको वो गिना करते हैं उनके मित्रों में, उनका कर्ज माफ कर दिया। अब साहब कर्ज माफ कर दिया और उसके लिए उन्होंने, भाई कुछ तो प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए लिया ही होगा, उनका स्पष्ट कहना था। मतलब कि कुछ कटमनी प्रधानमंत्री जी ने लेकर उनका 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह तक कह डाला कि फ्री में तो भाई अपने भाई को 100 रुपए नहीं देता है, माँ बाप फ्री में कुछ किसी को देते नहीं हैं, या कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है, मगर एक अरविंद केजरीवाल जी हैं कि वे जरूर सबको फ्री में सब कुछ देते हैं। और वो देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है ना, तो पब्लिक अब उनके इन एलिगेशंस को, आरोपों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती नहीं है। कारण भी है कि अब आज एक देखिए सबके मानस पे यह अंकित है कि जिस दिन लिटिगेशन में केजरीवाल जी फंसेंगे या कुछ भी इस प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होती है, तो उनकी जेब में एक माफीनामा हमेशा रखा होता है। सिर्फ इसमें उनको नाम बदलना होता है और तारीख बदलनी पड़ती है, बाकी वो तुरंत का तुरंत हैंडओवर करके अपने आप को सेफ कर लेते हैं। तो अब ये बात है साहब अरविंद केजरीवाल जी की, जिसके लिए आप ऐसा कह लें कि अब क्या कहें और क्या ना कहें। दूसरी तरफ भगवंत मान जी भी थे उनके साथ, जैसा कि हमेशा उनके साथ होते ही हैं। कुछ बातें उन्होंने भी कही। अब वो कितना छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रभावित करती हैं, ये तो साहब चुनाव के पश्चात ही पता चलेगा। मगर इतना तय है कि वे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने से नहीं चूकेंगे। आप इस चीज को मैं इतने आत्मविश्वास से बोलता हूं कि कांग्रेस का जो नुकसान होता है वह आम आदमी पार्टी के जरिए ही होता है। क्योंकि मैं, आप इतिहास भी देख लें, अगर दिल्ली से कांग्रेस को अप्रूव किया गया तो वो थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो खिसक गया आम आदमी पार्टी की तरफ। हालिया अभी पंजाब में भी आप देखें तो जो पंजाब में कांग्रेस का वोट बैंक था वह पूरी तरह से शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। गुजरात के चुनाव में भी यही हुआ कि जो कांग्रेस की वोट बैंक थी, जो
कह लीजिए उसको प्रभावित किया। अगर मैं यह तो नहीं कह सकता कि पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को गया, बट हाँ प्रभावित अवश्य किया। कर्नाटक अपवाद है, क्योंकि वहां की जितनी भी सीटें थी वहां पर अवश्य आम आदमी पार्टी की, जहां तक मेरी जानकारी है, सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई। बट ठीक है, कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, सब जगह उनकी प्रेजेंस है, और इस बात को अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कांग्रेस के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो मेरी नज़र में आम आदमी पार्टी ही है। जो भी डैमेज होगा कांग्रेस का, वह आम आदमी पार्टी ही करेगी, ना कि भाजपा या कोई अन्य दल। और अब वापस से अपन अपनी उसी बात पर आते हैं कि क्षेत्रीय दलों का विघटन कांग्रेस का फायदा। यह आप बिल्कुल निश्चित रूप से मान के चलिए कि जितना क्षेत्रीय दल सिकुड़ेंगे, दे विल हैव टू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस। और हाँ जी, एक और अगर मैं उनकी बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाती है। वे हैं राज ठाकरे, जो बहुत समय से राजनीतिक परिदृश्य से दूर थे। आज उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने स्पष्ट, देखिए राज साहब ठाकरे की एक बात तो बहुत अच्छी है, मैं जिसके लिए मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूं, कि वे, उनको आप मुफट कह दें या जो भी कहना चाहें कहें, मगर वे बोलते बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे जी से पीछा छुड़ाने के लिए यह शरद पवार जी की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत अभी एनसीपी की एक टीम बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की सरकार को ज्वाइन की है, अभी दूसरी टीम को जाना बाकी है। तो बात में दम है, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे की स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि आज अगर शरद पवार जी, देखिए आज 84 इयर्स के हो चुके हैं, काफी उम्र दराज हो चले हैं, अब वापस से उनको अपनी पार्टी को खड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। इतना जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक 84 इयर्स पुरोधा के लिए, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। एक योद्धा के लिए, पुरोधा के लिए फिर भी थोड़ा सा टफ जाता है। और दूसरी, उनके पास ऐसा कोई प्रादेशिक स्तर का नेता भी नहीं है कि जो उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड हो जाए, जो कम से कम एक रिस्पेक्टेड फिगर, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अपने चेहरे के बलबूते उतना फिगर लेकर आ जाए। तो यह एक अग्नि परीक्षा अवश्य होगी सुप्रिया सुले जी के लिए, कि अब वे कैसे और किस प्रकार से पार्टी को स्थापित करने में अपने पिताजी का हाथ बटा पाती हैं, उनके लिए हेल्पिंग हैंड साबित हो सकती हैं। फिलहाल अभी तो देखिए, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, इट्स एडवांटेज कांग्रेस। जितने क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे, उतना ही महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होनी है, और राष्ट्रीय परिदृश्य में भी कांग्रेस के रिवाइवल को बल मिलेगा। होप आप सबको यह संवाद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।